आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स थोड़ा ना अलग टाइप का होता है, मतलब इट इज नॉट एज सिंक्रोनाइज्ड एंड सीक्वेंस्ड एज ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, इसमें जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, चाहे एटॉमिक साइज है, एस ब्लॉक में तो हमने देखा कि सीधे सीधे एटॉमिक साइज नीचे, ऊपर से नीचे जैसे हम जा रहे हैं, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी घट रहा है, और सब कुछ स्मूथली चल रहा था। यहाँ पे काफी सारे डिस्क्रिपेंसीज क्रिएट हो जाते हैं, खास के मतलब स्पेसिफिकली पी ब्लॉक में। ठीक है, और ये पी ब्लॉक एग्जैक्टली होता क्या है वो देख लेते हैं। पहले तो पी ब्लॉक जानने से पहले एक बार हम लोग पीरियोडिक टेबल देखेंगे। अब पीरियोडिक टेबल में एग्जैक्टली पी ब्लॉक होता क्या है। ठीक है, यहाँ से ग्रुप 13 से ग्रुप 18 को हम लोग पी ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों को एस ब्लॉक बोलते हैं, और इन सब को ग्रुप 3 से 12 को हम लोग डी ब्लॉक बोलते हैं, जिसमें कि ये तुम्हारे ये दोनों जो आ जाते हैं, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज, ये तुम्हारे एफ ब्लॉक वाले में आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग को पी ब्लॉक की बात करनी है। पी ब्लॉक इज फ्रॉम ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 इंक्लूडिंग द नोबल मेटल्स। In 11th class, we are studying only group 13 and group 14. In 12th class, we'll be studying all the other four groups, 15, 16, 17, as well as 18. That is the noble metals. ठीक है, everything we will be studying. Clear? अब इसमें क्या होता है, पी ब्लॉक में पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं कि कौन इस पी ब्लॉक में कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है। कलर से भी बहुत वैसे तो क्लियर ही दिख रहा है। ठीक है, सेमी मेटल। ठीक है, और आप देख सकते हैं सेमी मेटल में कौन कौन आ रहा है। हम कह सकते हैं जैसे बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, एंटीमनी है, पोलोनियम है, टेल्यूरियम है, आर्सेनिक है, सिलिकॉन है, और ये सारी चीजें हैं। ये सारे सेमी मेटल्स में आ रहे हैं। हालांकि बोरॉन का जो थोड़ा सा ना स्लाइटली नॉन मेटालिक कैरेक्टर होता है। ठीक है, बोरॉन का स्लाइटली जो कैरेक्टर होता है इसमें, दैट इज स्लाइटली नॉन मेटालिक। इट रिजेंबल्स द नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ठीक है, नॉन मेटालिक होता है बोरॉन का ग्रुप 13 में। इसी में तुम देख रहे हो कि बाकी जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे जो दिख रहे हैं ऑरेंज कलर से दिख रहे हैं, ये कौन सा कलर दर्शाता है? ये बेसिक मेटल दर्शा रहा है। ऑरेंज कलर वाला बेसिक मेटल दर्शा रहा है, नहीं दर्शा रहा? ये बेसिक मेटल दर्शा रहा है। ठीक है, तो ये सारे के सारे ये जितने भी हैं, ये सब मेटल्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये जितने भी ऑरेंज कलर वाले हैं, ये सब मेटल हैं। तो ग्रुप 13 में जो हम देख पा रहे हैं कि एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम और न्यूहियम, ठीक है, ये सारे के सारे मेटालिक कैरेक्टर के हैं। और ये न्यूहियम तो ये जो भी है ना, ये तो रेडियो एक्टिव है, तो ये इतना ज्यादा कंसिडर नहीं होता। हम थैलियम तक पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद ग्रुप 14 में अगर कंसिडर करेंगे, ग्रुप 14 में, क्योंकि ग्रुप 13 ग्रुप 14 अपने को पढ़ना है। ग्रुप 14 में देखो, कार्बन एक प्योर नॉन मेटल है, सिलिकॉन और जर्मेनियम मेटलॉइड्स हैं, सेमी मेटल्स हैं, एग्जैक्ट नॉन मेटल नहीं है। ठीक है, उसके नीचे टिन, लेड और फ्लेवोरियम जो भी है ये, ठीक है, ये आपके मेटल्स हैं। और ये तो रेडियो एक्टिव है, तो उसको अपन ज्यादा पढ़ेंगे भी नहीं। टीन और लेड मेटल है, सिलिकॉन जर्मेनियम मेटलॉइड्स है, सेमी मेटल्स है, कार्बन इज अ प्योर नॉन मेटल। ठीक है, सो यू कैन सी सच ह्यूज डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स। कोई मेटल है, कोई नॉन मेटल है, किसी की साइज छोटी बड़ी है, मतलब एकदम सीधे ऊपर से नीचे जाएंगे तो सीधे सीधे साइज बढ़ नहीं रही, बीच में ऐसे गैप्स आ जाएंगे जहां पे साइज घट भी रही है। ऊपर से नीचे जाएंगे सीधे सीधे आयोनाइजेशन एंथैल्पी घट नहीं रही, कुछ कुछ गैप्स ऐसे आ जाएंगे जहां पे बढ़ भी रही है। ठीक है, ऊपर से नीचे आ जाएंगे, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी यूनिफॉर्मली बढ़ या घट नहीं रही। तो ये थोड़े से डिस्क्रिपेंसीज आ जाते हैं। और ये आते क्यों है, क्यों का रीजन भी मैंने वैसे तुम लोग को जो रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड किया था पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में, उसमें क्यों का भी रीजन बताया था। ठीक है, हाँ, क्यू से पहले ये बता दूं कि इसमें एक और कंसेप्ट आता है, क्योंकि इसमें नॉन मेटल्स भी इन्वॉल्व है। यहाँ पे नॉन मेटल्स, स्लाइटली नॉन मेटल ये है, स्लाइटली नॉन मेटल ये दोनों है, ये प्योर नॉन मेटल है कार्बन जो है। ठीक है, इनके वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक कंसेप्ट आ जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन जनरल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप इन जनरल। ठीक है, बट वो भी जो बिहेवियर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, वो भी एकदम स्मूथ नहीं है, उसमें भी कुछ कुछ बीच बीच में चेंजेस है, बढ़ रहा है, घट रहा है, उस टाइप से। तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी पढ़ना है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी पढ़ना है, दोनों चीजें करनी है। और इन सब का जो इतने डिस्क्रिपेंसीज आ रहे हैं इन दोनों ग्रुप्स में है, तो सोचो कितने कम एलिमेंट्स है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हम सिर्फ 10 एलिमेंट्स की पढ़ाई कर रहे हैं।
उन्हीं 10 एलिमेंट्स में ही हम लोगों को सब कुछ देखना है, उन्हीं के प्रॉपर्टीज देखने हैं, उन्हीं के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उन्हीं के आयोनाइजेशन एंथैल्पी, उन्हीं के एटॉमिक आयोनिक रेडियस, उन्हीं की चीजें देख रहे हैं हम लोग ना, ठीक है। और उसी में हम अपने मतलब ये फॉलो कर रहे हैं। बट अगर आप देखेंगे बोरॉन जो है या कार्बन जो है, ठीक है, ये सेकेंड पीरियड में लाई करता है और सेकेंड पीरियड में कोई डी ऑर्बिटल्स नहीं होते। 2D ऑर्बिटल डज नॉट एग्जिस्ट एज वी हैव सीन इन आवर एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लासेस। 2D ऑर्बिटल्स डू नॉट एग्जिस्ट। व्हाट एक्चुअली डज एग्जिस्ट इज दिस 3D ऑर्बिटल्स। 3D ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट करते हैं, 3D ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट करते हैं, राइट। तो 3D ऑर्बिटल्स अभी आए नहीं है पिक्चर में। थर्ड वाला जो तुम्हारा पीरियड है ना, उसमें 3D ऑर्बिटल्स पिक्चर ही में नहीं आया है। यहाँ देख लो सब गायब है, पूरा धुआं धुआं एकदम खाली है। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे, यहाँ के लिए भी अभी तक नहीं है पिक्चर में, बट अभी आने वाला है इन सारे एलिमेंट्स के लिए। क्योंकि ये थर्ड पीरियड में बिलोंग करते हैं तो नेचुरली इनके 3D ऑर्बिटल्स खाली रहते हैं। ये देखो ना खाली है। कौन कौन एलिमेंट्स है? ये इनके 3D ऑर्बिटल्स ना खाली है, भरे नहीं है। भरने शुरू होते हैं 3D ऑर्बिटल्स यहां से, जब ये फोर्थ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिलिंग होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके 3D ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, एग्जिस्ट करते हैं लेकिन खाली रहते हैं। तो जो खाली 3D ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, उसके बाद फिर जब ये फिल होने शुरू होते हैं 3D ऑर्बिटल्स और 4D ऑर्बिटल्स, और यहां से 4f ऑर्बिटल जो फिल अप होना शुरू होता है, तो दीज 3D ऑर्बिटल्स, दीज 4D ऑर्बिटल्स, दीज 4f ऑर्बिटल्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, दे पोज अ प्रॉब्लम। दे पोज अ प्रॉब्लम, ठीक है। जब ये D और F ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल होने शुरू होते हैं, या फिर जब इनका एग्जिस्टेंस क्रिएट होना शुरू होता है, तब क्या करते हैं, ये कंसेप्ट लाते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसके वजह से ये सारी की सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि रेडियस भी कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। मतलब प्योर जैसे कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में हमको देखने को मिला था, वैसा नहीं दिखता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। ऑफ कोर्स नहीं दिखता है, क्यों नहीं दिखेगा? आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे देखिए गैलियम एल्यूमिनियम तक तो ठीक है, फिर गैलियम में जब इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करता है, उससे पहले इसके 3D ऑर्बिटल्स में, गैलियम के जो 3D ऑर्बिटल्स है उसमें इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, ठीक है। तो गैलियम नेचुरली क्योंकि 3D ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गया है, गैलियम से पहले तक 3D ऑर्बिटल ऑलरेडी फिल्ड अप हो चुका है, तब क्या होगा, अब इसमें प्रॉब्लम और समस्याएं शुरू हो जाएंगी। तो एल्यूमिनियम से जब गैलियम में जंप आएगा तो फिर रेडियस और आयोनाइजेशन एंथैल्पी में मिसमैच होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब एस ब्लॉक में क्या था, यहाँ तो कोई 3D ऑर्बिटल तो फिलअप हो ही नहीं रहा था, ठीक है, तो इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आती थी। लेकिन जब यहाँ पर आप देखते हैं, जब भी यहाँ पहुंच रहे अपन, तो अपन इस रास्ते को फॉलो करते हैं ना, वी फॉलो दिस पाथ, राइट, वी फॉलो दिस पाथ। इस पाथ को फॉलो करने में देखिए 3D ऑर्बिटल भर रहे हैं ना यहाँ पे, तो यहां तक पहुंचने के लिए 3D ऑर्बिटल को भरना होगा। लेकिन ये सारे एलिमेंट्स है इसमें, इसमें 3D ऑर्बिटल नहीं भर रहे हैं। ये शुरू ही लेफ्ट से राइट होता है ना, इलेक्ट्रॉन फिलिंग लेफ्ट से राइट शुरू होता है, तो तुम देख पा रहे हो, ठीक है। उसी तरीके से अब इंडियम और थैलियम में देखो। अब तुम थैलियम की तरफ जरा फोकस करो। थैलियम की तरफ जब ये भरना शुरू होता है, लेफ्ट से राइट जाओगे, तो इसमें ना केवल इसके 4D ऑर्बिटल्स भी फिलअप हो रहे हैं, इसके 4f ऑर्बिटल्स भी फिल हो रहे हैं, देख लो 4f ऑर्बिटल्स भी फिलअप हो रहे हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे अब d ऑर्बिटल की वजह से भी टेंशन है, और अब f ऑर्बिटल की वजह से और एक्स्ट्रा टेंशन क्रिएट हो गया है, ठीक है। तो इसमें फर्दर और डिस्क्रिपेंसीज इसके साइजेस में, आयोनाइजेशन एंथैल्पीज में ऑब्जर्व होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये मेनली रीजन है एनोमलस प्रॉपर्टीज जो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस इन बिहेवियर हो रहे हैं ग्रुप 13, ग्रुप 14 और इन जनरल पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो पाए जाते हैं, ठीक है। उसी चीज के बारे में पढ़ेंगे। प्लस दूसरी बात यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था एस ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में, कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स की जो वैलेंसी होती है वो या तो फिर +1 होती है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, या फिर +2 फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी रहती है, +1 या +2। दैट इज नॉट गोना चेंज, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज। बट स्पेसिफिकली इन केस ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, अब देखिए डी एंड एफ ब्लॉक तो हम लोग मतलब बाद में 12th में बात करेंगे, तो हम पी ब्लॉक की बात कर लेते हैं। स्पेसिफिकली इन केस ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, देयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर नॉट फिक्स्ड। एक सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है। जैसे हम इसको नहीं बोल सकते कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, नो, वी कैन नॉट टेल इट, वी कैन नॉट टेल इट कि इसका फिक्स है और +3 ही है, वी कैन नॉट टेल इट कि इसका फिक्स है और +-4 ही है, वी कैन नॉट टेल कि इसका फिक्स और -3 ही है, वी कैन नॉट टेल कि इसका फिक्स है और -2 ही है। इवन वी इन दिस स्टेज ऑल्सो वी कैन नॉट टेल कि इसका फिक्स है और -1 ही है,
ठीक है, -1 खाली फ्लोराइड का रहता है इन जनरल, और कभी कभी तो इसका भी +1 हो जाता है, कभी कभी, बहुत रेयरली, ठीक है। और इन सब के तो +7 तक भी चले जाते हैं, तुम सोच लो। तो इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स तो एकदम ही कतई फिक्स नहीं है, मतलब इट विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द कंपाउंड एंड द टाइप ऑफ द बॉन्डिंग विच दे आर फॉर्मिंग। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, आयोनिक बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। दूसरी टाइप की किस कंपाउंड के साथ या किस मॉलिक्यूल के साथ या किस एटम के साथ ये जुड़ रहे हैं, ठीक है, उन बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड कर जाता है, ठीक है। इसीलिए इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसमें कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल है, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कीप्स ऑन चेंजिंग, इसकी वैलेंसी फिक्स नहीं है, और जितनी वैलेंसी इनकी फिक्स नहीं है उससे तो कई ज्यादा इन सब की कतई फिक्स है ही नहीं, बिल्कुल ही फिक्स नहीं है। इनके तो और ज्यादा वेरिएबल वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट शो होता है। डी और एफ ब्लॉक में तो बहुत ही ज्यादा नेचुरली, क्योंकि इसमें डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उसमें खाली डी ऑर्बिटल है, एफ ऑर्बिटल्स हैं, और भी इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकते हैं, उनमें काफी जगह होती है, तो उसकी वजह से, इस खालीपन की वजह से ना, इनके भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। तो यही सब बेसिक इंट्रोडक्शन यही था, अब हम लोग शुरू कर सकते हैं। As we know that the number of p orbitals is 3, right? p orbitals हर एक शेल में कितने होते हैं? 3 ही होते हैं, और टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स p ऑर्बिटल्स अक्यूमुलेट कर सकता है? 6, 3 इंटू 6 कितने होते हैं? जैसे 2p ऑर्बिटल है तो ऐसा दिखेगा तुमको, 2p ऑर्बिटल में 3 2p ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, 2px 2py 2pz। सिमिलरली 3px 3py 3pz, फिर फोर्थ शेल में 4px 4py 4pz, यही बोल रहा है वो, ठीक है। The maximum number of electrons that can be accumulated in a set of p orbitals is 6. 6 इलेक्ट्रॉन्स फिक्स हो सकते हैं, एक एक ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे करके पेयर में एग्जिस्ट कर सकता है। अप स्पिन डाउन स्पिन, स्पिन क्वांटम नंबर के हिसाब से देख लिया हमने, ठीक है। Consequently, there are 6 groups of p block elements in the periodic table from 13 to 18 as we can see in this periodic table, ठीक है। p ऑर्बिटल में पहला इलेक्ट्रॉन भर दिया, दो p ऑर्बिटल में दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा, चौथा, पांचवा, और p ऑर्बिटल फुल, ठीक है। तो ग्रुप 13 से ग्रुप 18 के सारे एलिमेंट्स को हम लोग p ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हीलियम had the groups. Of course, as you can see, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, and neon. These are the leaders of the groups. They begin their respective groups. They head the groups. ठीक है। Their valency electronic configuration is NS2 NP126, है कि नहीं? इसका क्या है? NS2 NP1, इसका क्या है? NS2 NS2 NP2, NS2 NP3, NS2 NP4, NS2 NP5, NS2 NP6 नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो NS2 NP126 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एक्सेप्ट फॉर हीलियम। हीलियम में क्यों NS p ऑर्बिटल है ही नहीं हीलियम में यार, हीलियम में p ऑर्बिटल थोड़ी है, हीलियम में तो s ऑर्बिटल तक फिलअप होता है, इसका 1s2 तक होता है बस इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, p ऑर्बिटल होता ही नहीं हीलियम में, तो एक्सेप्ट फॉर हीलियम इसको इंक्लूड नहीं करते हैं अपन। और हाइड्रोजन को भी जनरली s ब्लॉक में कौन सा क्लासीफाई करते हैं? 1s1 होता है, इसकी इसकी कुछ कुछ बिहेवियर तो ग्रुप 1 एलिमेंट्स के साथ मैच करते हैं, और कुछ कुछ ग्रुप 17 के साथ मैच करते हैं। अबे क्योंकि पहला एलिमेंट था और हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि इसके प्लेस कहाँ पे करें पीरियोडिक टेबल में, लोगों ने सोचा सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट इसको रख दो ग्रुप 1 के साथ, लेकिन इसके सारे प्रॉपर्टीज मैच नहीं करते हैं इनके साथ, तो एस ब्लॉक तो बोलता ही नहीं, हाइड्रोजन इज नॉट एन एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। नीदर इट इज अ पी ब्लॉक एलिमेंट, नीदर इट इज एन एस ब्लॉक एलिमेंट, नॉर इट इज अ हैलोजन। इट्स प्रॉपर्टीज मैचेस टू बोथ ऑफ देम, दोनों के साथ मैच करता है ये, एंड डिपेंड्स ऑन, मतलब केस टू केस बेसिस, ठीक है, डिपेंड्स ऑन बेसिकली केस टू केस बेसिस, राइट। तो अब आगे चलते हैं अपन, ठीक है। द डिफरेंस इन द इनर कोर ऑफ, देखिए इनर कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हाउएवर डिफर, है कि नहीं? इनर कोर डिफर कर रहा है। इनर कोर का मतलब है कि भाई NS2 NP126 जो तुमको दिख रहा था ना, वो बाहर बाहर से दिख रहा है। जैसे मैंने लिख दिया, इसका लिख दिया मैंने, फॉर एग्जांपल ये देख लो, इसका अपन ने क्या लिख दिया, इसका मैंने लिख दिया, ये आ जाएगा तुम्हारा लास्ट का जो इसका कॉन्फ़िगरेशन है, ये 5s2 5p6, ठीक है। इसका लास्ट, इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इससे पहले क्या था, ये तो बहुत ह्यूज है। क्या हो सकता है इसमें 3d ऑर्बिटल भी फिलअप हुआ हो, 4p ऑर्बिटल भी फिलअप हुआ हो, 4d ऑर्बिटल खाली पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसका जो अंदर की जो चीज है ना, जो अंदर की चीज है, यही इसके प्रॉपर्टीज में चेंजेस लाते हैं।
दीज आर द थिंग्स दैट मेक चेंजेस। मतलब इसमें तुम सोचोगे ना कि इसमें 4f ऑर्बिटल भी फिलअप होने के चांसेस हैं, है कि नहीं? मतलब बहुत सारी 4f ऑर्बिटल खाली मिल जाएगा इसमें, 5d ऑर्बिटल खाली मिल जाएगा, 4d ऑर्बिटल खाली मिल जाएगा, 3d ऑर्बिटल तो पूरा भरा हुआ मिलेगा। मतलब इसी वाले को, अगर इसी को कंसिडर करेंगे हम लोग, ठीक है। अब इंडियम, हम तो इंडियम की बात कर रहा था मैं, और अगर थैलियम की बात करेंगे तो कुछ इस टाइप का आ जाएगा, ठीक है। थैलियम में क्या हो जाएगा तुम्हारा 6s2 6 ऐसा आ जाएगा, 6s2 6p1। और इससे पहले इसका 4f ऑर्बिटल भी फिल्ड अप है, इसका तुमको बेसिकली 4d ऑर्बिटल भी फिल्ड मिलेगा, 3d ऑर्बिटल भी फिल्ड मिलेगा, ठीक है। अब ये जो d और f ऑर्बिटल से मैंने कहा था ना, इनके वजह से दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। तो ये इनर कोर की जो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, अंदर में क्या चल रहा है, उसके वजह से प्रॉपर्टीज में ह्यूज डिफरेंस आ जाता है, ऐसा ये समझाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। दिस इज व्हाट इट इज ट्राइंग टू टेल। आप आगे चलते हैं। The inner core of the electronic configuration may, however, differ. The difference in the inner core greatly influences the physical properties like atomic and ionic radii, ionization enthalpy, as well as chemical properties. Clear है बात? ठीक है। Consequently, a lot of variations in properties of elements in a group of p block is observed. ठीक है। ग्रुप ऑफ पी ब्लॉक में बहुत सारे डिफरेंसेस इन प्रॉपर्टीज, वेरिएशंस इन प्रॉपर्टीज बहुत सारे हैं। एस ब्लॉक में बहुत यूनिफॉर्मनेस था, ठीक है। पी ब्लॉक में उतनी यूनिफॉर्मिटी नहीं है। हर एक स्टेज में हमको हर एक चीज बहुत मतलब ध्यान ध्यान से देखना पड़ेगा, क्यों हो रहा है चेंज, कैसे हो रहा है चेंज, ये एनोमली क्यों है, ये एनोमली क्यों है, ठीक है। The maximum oxidation state shown by a p block element is equal to the total number of valency electrons, that is sum of the s and p block electrons, है ना। तो इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तो हमें पता है। मैंने ये कहा था कि ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स नहीं है, इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स नहीं है। इसका मतलब मैंने ये नहीं बोला कि इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है, वो हम नहीं बता सकते, वो हम बता सकते हैं। जैसे कि इसकी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, इसकी मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। इसका इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है यार, इसका है 2s2, अगर हम देखेंगे 2p1, राइट। तो इसकी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, अगर हम देखेंगे तो 3। इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 4, इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +5, इसकी होगी +6, इसकी होगी +7 और इसकी होगी +8। This is the maximum oxidation state of the respective groups in p block elements. ठीक है। maximum oxidation state is the total number of electrons in the valency shell for that particular group. जैसे कि इसको अगर मैं लिखूं, मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दूं तुम्हारे लिए। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 1s2 2s2 2p1। इसका क्या है 1s2 2s2 2p2, ऐसे ही कुछ है। फिर इसका है 2p 1s2 2s2 से ही शुरू कर देते हैं, 1s2 को हटा ही देते हैं, तो यार 2s2 2p3। तो देख रहे हो इसमें इनके ऐड करो तो जरा, ऐसा इनके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करो, कितना है 1 + 2 2 + 2, तो इसका 3 हो गया, इसका 4 हो गया, ये 3 + 2 हो जाएगा, फिर ये 5 हो जाएगा, ये 6, ये 7 और ये 8, है ना। उसी तरीके से फिलअप हो रहा है वो। तो ये वही चीज कहना चाह रहा था। क्लियरली द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस टुवर्ड्स द राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल सारे हैं, जरूरी नहीं है कि ये जो है ना, इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट इज शोइंग the oxidation state of, it is showing the oxidation state of +3 only. No, I'm not saying that, but its maximum value is +3। उससे कम भी हो सकता है, माइनस वाला भी शो कर सकता है ये, लेकिन +1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू इसकी +3 है। मैक्सिमम वैल्यू इस वाले ग्रुप की +4 है, मैक्सिमम वैल्यू इस वाले ग्रुप की +5 है, मैक्सिमम इसकी +6 है, मैक्सिमम इस वाले ग्रुप की +7 है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। इन एडिशन टू द सो कॉल्ड ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, वो ग्रुप की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। p block elements में show other oxidation states which normally but not necessarily differ from the total number of valence electrons by the unit of 2। ये unit of 2 का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -2, ये जो है ना, ये एक नया, एक जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट, दूसरा जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर heavier elements of p block। मैंने क्या लिखा है इस पे थोड़ा सा गौर फरमाना। मतलब जो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो ना हेवियर एलिमेंट्स है अपने, जैसे ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए, एक्चुअली ना
इनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे इसकी कितनी है, इस वाले की कितनी है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, +3 है। इस वाले की ग्रुप की कितनी है, +4 है। तो +4 में ना जो हैवियर एलिमेंट्स है इस वाले में, इस वाले ग्रुप में जो हैवियर एलिमेंट्स है, टीन, लेड, ये वाले, इनका जो जनरल जो ज्यादातर जो पॉपुलर ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, +4 नहीं है, वो +4 -2 है, मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -2 मतलब +2। तो +2 इनकी सबसे पॉपुलर ऑक्सीडेशन स्टेट है। ज्यादातर एलिमेंट्स में ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, हैवियर एलिमेंट्स। बाकी ये वाले तो +4 में भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज एक नया टेंडेंसी मतलब शो करते हैं ये, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -2। ठीक है, तो लिखा है ना, in addition to the group oxidation state, p block elements may show other oxidation states which differ from the total number of valence electrons by unit of 2। और maximum oxidation state क्या है, total valence electrons है यार, total valence electrons ही तो है ये। this is nothing but total valence electrons, yes or no? this is nothing but total number of valence electrons, right? अब total number of valence electrons -2, this is equal to the इन जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर हेवियर एलिमेंट्स, यही बोल रहा है। और उसके अलावा भी हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं, इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन। ठीक है, द इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स एग्जिबिटेड बाय पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर शोन इन द टेबल 11.1। इफ यू कैन रिमेंबर, इफ अगर तुमको याद रहे तो बहुत अच्छी है, नहीं याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कुछ चीजों को तो एकदम कंठस्थ याद कर लेना। ये टेबल 11.1 इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट इन द एंटायर पी ब्लॉक, चाहे तुम 11th में पढ़े, चाहे अपन 12th में पढ़े, कभी भी पढ़े, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है। ठीक है, अब तुम देखते जाओ हम लोगों ने कैसे कैसे क्या क्या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देखे, राइट? देखो, जो तुम्हारा 13 वाला एलिमेंट था ना, 13 वाला, 13 मतलब ये वाला ग्रुप था, इसमें देखो 13 में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने, 3 है, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +3 हो गया। अदर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मिलेगा, +3 -2, तो +1 भी शो करता है ये, +1 शो कर रहा है कि नहीं है, +1 शो कर रहा है ये। So the best oxidation state for this group is +3. However, heavier elements may also show +3 -2, that is +1 oxidation state. अब आते हैं ग्रुप नंबर 14 पे, ग्रुप नंबर 14 पर आ रहे हैं, है ना। अपन को 13 और 14 ही पढ़ना है, ठीक है। हालांकि हम इसको भी अभी डिस्कस थोड़ा बहुत इसमें भी प्रकाश डाल लेंगे, ताकि हमको आगे के लिए यूजफुल रहेगा, आगे के लिए नॉलेज रहेगा, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 14 में देखो तो कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स है, NH2 NP2, तो 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स है। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +4 हो जाएगा कि नहीं। हालांकि इट कैन ऑल्सो एग्जिस्ट इन +4 -2, दैट इज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो +2 में भी एग्जिस्ट कर सकता है। और एक और नया वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है यार, -4 में भी एग्जिस्ट कर रहा है ये, -4 में भी ये एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि अगर इसमें टेंडेंसी 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की है, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के भी है, शेयर करने के भी है, तो -4 भी शो कर सकता है। 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना या फिर 4 इलेक्ट्रॉन दे देना बॉन्डिंग में, इट इज इक्विवेलेंट टू 4 इलेक्ट्रॉन ले लेना और 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेना कोवेलेंट बॉन्डिंग में, तो -4 भी शो कर सकता है। +2 तो शो कर ही रहा है ये, ठीक है। अब देखते हैं 15 में, तो 15 वाले एलिमेंट के लिए, 15 वाला कौन सा था, 15 वाला ये वाला था, दिस इज 15, ठीक है ना। तो इसमें 15 है, राइट। एक सेकंड तुम लोग होल्ड करना सर, 1 मिनट के लिए बस, ठीक है। ठीक है। तो अब तीसरे वाले ग्रुप पे जाएंगे, ये वाले पे। इसमें कितने हैं, NH2 NP3 है, तो 5 है इसका टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, तो +5 इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो गया। हाईएस्ट जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, +5 हो गया कि नहीं।
उसके अलावा ये +5 -2 मतलब +3 भी शो कर रहा है, और देख लो यार -3 भी शो कर रहा है, क्योंकि अगर ये इसमें टेंडेंसी 5 इलेक्ट्रॉन देने की है तो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी तो कर सकता है ना अपना ऑक्टेट फिल करने के लिए। 8 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए अपने आउटर मोस्ट ऑक्टेट को फिल करने के लिए, तो 5 अगर दे करके पूरा ही खत्म होने से अच्छा है कि 3 ले ले और -3 शो करे, तो ये -3 भी शो करता है। इट ऑल्सो शोज -3, राइट? इट इज शोइंग -3 ऑल्सो। लेट अस कम टू अदर्स। अब ग्रुप नंबर 16 पर आते हैं। ग्रुप नंबर 16 NH2NP 1 to 6 है। ये 16 है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेरियम, टेलेरियम, पोलोनियम, और ये लिवेमोर्डियम, ये सब तो ऐसे ही है सब। ठीक है, ये सब रेडियो एक्टिव है यार, ये सारे ना रेडियो एक्टिव है, इनको उतना पढ़ना नहीं है। ये इतने इनके हाफ लाइफ सेकंड्स में ही होते हैं, मिली सेकंड्स में होते हैं, बनते ही खत्म हो जाते हैं, सिंथेटिकली प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो उतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, हमको खाली यहीं तक पढ़ना है इन सब के बारे में। ठीक है, तो अब इसके ग्रुप के लिए देखते हैं क्या दिखा रहा है। NH2NP1 to 4 अब इसमें क्या हो रहा है, 6 है तो +6 इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट या ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब जब ये 6 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 2 एक्सेप्ट भी कर सकता है, तो -2 भी एक है, और +6 -2 मतलब +6 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -2, तो +4 भी एक इसका जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। तो +4 देख लो, +4 अगेन वी कैन सी दिस +4 वाला। ठीक है, उसी तरीके से 17 और 18 में भी देख लो, +7 इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है तो +5 शो करेगा, +7 +8 है तो +6 भी शो करेगा। ये कर रहा है कि नहीं? तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -2 भी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट्स में, अदर पॉपुलर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में आ जाता है। ये सारे ही में तुम देख लो, +3 -2, +4 -2, +5 -2, +6 -2, +7 -2, +8 -2। अपार्ट फ्रॉम दैट 16th में तुमको अगर देखोगे, अगर +6 है तो, अगर ये +6 है तो वो -2 भी शो कर सकता है, मतलब 8 +6 का मतलब क्या होता है, और मैं बता रहा हूं, 6 इलेक्ट्रॉन लूज करने से अच्छा है वो क्या कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। 7 इलेक्ट्रॉन लूज करने से अच्छा है वो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है कि नहीं? तो -1 और -2 भी इनके पॉपुलर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आ जाएंगे, -2 और -1 आ गया ये। ठीक है, तो ये सारी तो हमने लिख ली, जो जो हमने लिख ली है उनको हमने कलर कर दिया। उसके अलावा भी तुम देख पा रहे हो कि 16th ग्रुप में +2 भी एक ऑक्सीडेशन स्टेट, एक नया है एक्स्ट्रा 16th ग्रुप में ऑक्सीडेशन का +2 भी है। हाँ, और इसमें 17th वन में +3 भी और +1 भी है, +3 भी और +1 भी है। अब तुम देख रहे हो कि कितने वेरिएशन है, मतलब 16th वाले ग्रुप में जहां पर ये ऑक्सीजन, सल्फर, सेल्यूरियम वाला है, इसमें क्या है, +7 भी हो सकता है, प्लस -1 तो हो ही सकता है, +1 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, +5 भी हो सकता है। ये 17th वाले ग्रुप में दिखा रहा हूं। और तुम्हारा 16th में क्या है, +6 तो हो ही सकता है, -2 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, और +4 भी हो सकता है। कितने वेरिएशन दिखा रहा है, सोचो कितने सारे टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन सारे एलिमेंट्स के लिए पॉसिबल है, इन सारे। ये देखो, ये जो ग्रुप 17th और 16th वाला देख रहे हो, ये 10 है एलिमेंट्स, इनमें इतने वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो कर सकता है वो, इट कैन शो। हेंस दैट्स व्हाई आई टोल्ड कि दिस टेबल इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इफ यू कैन रिमेंबर यू शुड रिमेंबर। ठीक है, आपको पता रहेगा और आगे चल के आप अप्रिशिएट ही कर पाओगे कि सर इसमें फ्लोरीन का, और सर ऑक्सीजन, इसमें तो क्लोरीन का सर +7 भी है किसी किसी में ऑक्सीडेशन स्टेट, तो मैं बोलूंगा हाँ है। वो सर ऐसा कैसे है? मैंने कहा टेबल देख लो, +7 लिखा है कि नहीं इसमें, तो +7 शो कर सकता है ना, कोई भी एलिमेंट इसमें कर सकता है, राइट? तो टेबल 1.1 क्लियर हो गया। उसके बाद इन बोरॉन, कार्बन एंड नाइट्रोजन फैमिलीज द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट इज द मोस्ट स्टेबल। और एक सेकेंड रुकना, तुम लोग होल्ड करना। हेलो,
सॉरी यार, थोड़ा सा एक अर्जेंट कॉल आ गया था। ठीक है। तो हम लोगों ने अभी टेबल इनके देख लिए और हमने क्या पढ़ लिया, हमने इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स थोड़े से समझ में आ गए हम लोगों को कि भाई ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों होता है। अब इसका रीजन पता चलेगा ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो क्यों रहा है। ठीक है, व्हाई दिस वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज एक्चुअली हैपनिंग, नाउ विल गेट टू नो दिस, राइट। In boron, carbon, and nitrogen families, the oxidation state is the most stable state for the group oxidation state is the most stable state for the lighter elements in the group. किस किस में? बोरॉन, कार्बन एंड नाइट्रोजन फैमिलीज। एज वी कैन सी बोरॉन, कार्बन एंड नाइट्रोजन फैमिलीज। बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन फैमिलीज में जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट था, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट और ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ इस वाले ग्रुप का क्या था? +3। इस वाले का क्या था? +4। इस वाले क्या था? +5। सो द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है लाइटर एलिमेंट्स के लिए, जैसे कि ये सारे लाइटर एलिमेंट्स हैं इसमें, इनके लिए +3, +4, +5 आर रिस्पेक्टिवली द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है। हाउएवर फॉर द हेवियर एलिमेंट्स, जो कि हेवियर एलिमेंट्स यहां से स्टार्ट हो जाते हैं, इनके लिए द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट और ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट -2 ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट -2। ठीक है, यही वो बोल रहा है। However, the oxidation state 2 unit less than the group oxidation state becomes progressively more stable for the heavier elements in the group. मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट या ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट -2 कर लो, विच और जो आएगा उसको करने के बाद, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस केस में लाइटर एलिमेंट्स के लिए 3 -2 मतलब +1 हेवियर के लिए मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसमें +4 -2 मैंने बताया था ना, इसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, इसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल है। ठीक है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, एकदम क्लियर हो गई। अब ये क्यों हो रहा है? Why is it happening? The occurrence of oxidation state 2 unit less than the group oxidation state are somehow attributed to the inert pair effect. This is the reason why. अब आप यहीं पे क्वेश्चन मार्क डालोगे कि why for heavier elements in boron, carbon and nitrogen families, boron, carbon, nitrogen families, इसका है ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15। इन फैमिलीज में जो लाइटर एलिमेंट्स हैं, इनका ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट ही इनका मोस्ट स्टेबल है, लेकिन हेवियर एलिमेंट्स के केस में ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट -2 इज द जितना, ठीक है, दैट इज द मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। व्हाई? रीजन इज इनर्ट पेयर इफेक्ट, एंड व्हाट इज दिस विल स्टडी लेटर। ठीक है, the relative stabilities of the two oxidation state, group oxidation state and 2 unit less than the group oxidation state may vary from group to group and we will be discussed at appropriate places. ठीक है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब मैक्सिमम और प्लस और -2 यही थोड़ी है, इसके अलावा ये भी तो है, यही थोड़ी है, इसके अलावा इसमें ये भी तो है। ग्रुप 16 में सिर्फ ये दोनों थोड़ी है, ये दोनों भी तो है। ग्रुप 17 में ये दोनों थोड़ी है, इसके अलावा 3 और हैं, ये दोनों थोड़ी, इसके अलावा 2 और हैं, है ना, वो है। तो वही बता रहा है कि जैसे जैसे ग्रुप, मतलब जैसे जैसे हम लोग डिस्कस करेंगे उस हिसाब से इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स पढ़ते रहेंगे। ठीक है, it is very interesting to note that the non-metals and metalloids exist only in the p block of the periodic table. देख सकते हैं कि नहीं? कहीं भी तुमको इस पूरे पीरियोडिक टेबल को झांक लो एक बार अपने नजरों से देख लो, और तुम अब मुझे एक चीज क्लियर बता दो कि तुमको कहीं भी मेटल्स कौन सा है? बेसिक मेटल ही है ना। ठीक है, बेसिक मेटल तो तुमको बहुत सारे जगह दिख रहा है। नॉन मेटल कहाँ दिख रहा है? ये ब्लू कलर वाला सिर्फ इधर ही दिख रहा है, यही है नॉन मेटल। सेमी मेटल जो ग्रीन कलर वाला कहीं और दिख रहा है, सिर्फ इधर ही है सेमी मेटल। तो ये सिर्फ पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ही पाए जा रहे हैं कि नहीं? नॉन मेटल और सेमी मेटल इस पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में कहीं और तुमको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो नॉन मेटल और सेमी मेटल ओनली एग्जिस्ट इन पी ब्लॉक ग्रुप, यहां से यही। ठीक है, ये ब्लू कलर वाले और ग्रीन कलर वाले जो आप देख सकते हो, ठीक है ना, दे एग्जिस्ट ओनली इन दीज ग्रुप्स, नोवेयर एल्स, नथिंग, नोवेयर एल्स। ठीक है कि नहीं? राइट, ये बात है यार। और अब आगे देखते हैं अपन, है ना। लेट अस सी द नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट
decreases down the group. In fact, the heaviest element in the p group is most metallic in the nature. ये क्वेश्चन नंबर 1 है इस वाले पेज का, ऐसे ही मार्क करो इसको सीधे सीधे। क्वेश्चन नंबर 1 मैं पूछूंगा, मैं पूछ सकता हूं कि एज वी गो डाउन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऑप्शन नंबर 1 मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, ऑप्शन नंबर 2 नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। आई एम टॉकिंग अबाउट पी ब्लॉक एलिमेंट्स. In case of p block elements, as we move down the group from top to bottom, whether metallic character increases or non-metallic character increases. Answer is option A, metallic character increases. यही चीज बोल रहा है वो. नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है. देख सकते हैं कि नहीं? देख लो, अपने आंखों से देखो. ठीक है, हर जगह तुम देखो. ऊपर में क्या है? नॉन मेटल है. नीचे में क्या है? सेमी मेटल है. उसके नीचे क्या है? मेटल है. दिख रहा? अब अपने आंखों से क्लियर हो गया कि नहीं? ऊपर में क्या है? नॉन मेटल है. नीचे में क्या है? सेमी मेटल है. इधर मेटल है. मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है फ्रॉम टॉप टू बॉटम. इन केस द हेवीएस्ट एलिमेंट्स आर प्रीडोमिनेंटली मेटालिक इन नेचर. एक्सेप्शन इज हेलोजन, क्योंकि हेलोजन यार बहुत ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं. तो हेलोजेंस है कि इसमें स्लाइटली मेटालिक कैरेक्टर, जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होते भी ना, ये प्योरली मेटल नहीं बन सकता. ये अभी भी नॉन मेटल ही है ये, क्योंकि ये इतने स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल्स हैं कि अगर इनका नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज भी हो रहा है तो दिस इज नॉट सफिशिएंट टू चेंज इट फ्रॉम अ नॉन मेटल टू अ मेटल. सो इट स्टेज अ नॉन मेटल, राइट? इट स्टेज अ मेटलॉइड. अब यहाँ पे देखो ना, इन तीनों में हेवियर एलिमेंट सारे के सारे मेटल्स हैं. ऊपर में देखो, ये सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं. सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं. तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऊपर में ज्यादा है. एज वी गो डाउन द ग्रुप, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस. ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं. दिस चेंजेस फ्रॉम मेटालिक टू नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है, ब्रिंग्स डाइवर्सिटी इन द केमिस्ट्री ऑफ दीज एलिमेंट्स डिपेंडिंग ऑन द ग्रुप टू विच दे बिलोंग. ठीक है, ओके. In general, the non-metals have higher ionization enthalpies than the metals. Let's discuss this further. इसको थोड़ा सा ना पढ़ने की कोशिश करते हैं, मैं क्या बोल रहा हूं इसमें. ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब तुम क्या समझते हो? जैसे कि मैंने दो एलिमेंट्स ड्रॉ किए हैं तुम्हारे लिए. ऑक्सीजन, ऑक्सीजन. ठीक है, ऑक्सीजन में क्या होता है यार? ठीक है, क्या होता है इसमें? 1 2 3 4 5 6 है ना, 7 8, मतलब आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है. उसी तरीके से अपन ना एक मेटल ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम ड्रॉ करते हैं. या हाँ, हम लोग ड्रॉ करते हैं लिथियम, फॉर एग्जांपल लिथियम ड्रॉ कर लेते हैं, है ना. 1 2 और 3, ठीक है कि नहीं? ये लिथियम है यार, और ये ऑक्सीजन है यार. ठीक है. आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता क्या है ये बताओ तो. आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम. क्लियर? तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? वो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी इसकी. ठीक है, तो ये क्योंकि यार ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, तो ये रेडिली लूज कर देगा कि नहीं? ये रेडिली, ये आराम से, रिलेटिवली आराम से लूज कर देगा. अब इसमें देखो, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में. इसको 2 की दरकार है, इसको 2 चाहिए अपना पेट भरने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. तो 2 तो ये लेगा ना, 2 तो इलेक्ट्रॉन ये लेगा कि इलेक्ट्रॉन देगा? ये 2 तो लेगा ना इलेक्ट्रॉन. दिस विल एक्सेप्ट न्यू 2 इलेक्ट्रॉन्स. इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प रिजेक्ट और गिव आउट द इलेक्ट्रॉन. ये देगा क्या इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन लूज करने देगा ये? अपना छोड़ेगा इतने आसानी से ये? अब भाई इसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट नहीं है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है. ठीक है, विल इट अलाउ इस 6 में से भी, मरे पूरे हालत में ये 6 में से भी ये अपने खाने को देगा दूसरे को, अपने इलेक्ट्रॉन को दे देगा? नहीं देगा. तो इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन विल बी एक्सट्रीमली ह्यूज, एक्सट्रीमली ह्यूज. ठीक है. सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नॉन मेटल्स is greater, very very greater than that of metals. Yes or no? Is very very greater than that of metals. Yes or no? Is huge, very huge compared to that of metals. Yes or no? Yes or no? ठीक है कि नहीं? राइट? ठीक है, तो एक सेकंड.
राइट। चलो समझ में आ गया। आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसका ज्यादा होता है भाई? इलेक्ट्रॉन निकालने में तो मतलब बैंड बच जाएगी ना। नॉन मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालोगे, वो तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, रिजेक्टर थोड़ी है। ठीक है, एक सेकंड में। चलो ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। ठीक है, यही चीज वो बोल रहा है, यही चीज बोल रहा है कि मेटल्स, नॉन मेटल्स हैव हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पीज एंड हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बला है भाई? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बला है? चलो बताओ तो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बला है? बताया था ना पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में। ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड, सॉरी ये तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अपन बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। The tendency to attract the shared pair of electron towards itself is known as electronegativity. For example, let us see. For example, तुम्हारा बेरिलियम है और फ्लोराइड ले लो, बेरिलियम फ्लोराइड BeF2 मान लो इस टाइप का है। अभी बना लिया अपन ने ऐसा। ठीक है, ये कोवेलेंट कंपाउंड शो करता है जनरली। इसके हैलाइड्स और इसके हाइड्राइड्स और इसके ऑक्साइड्स वगैरह ना कोवेलेंट टाइप के होते हैं जनरली। ये कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा शो करता है बेरिलियम, जैसे कि हमने अभी पढ़ा, अभी आज की क्लास में हमने पढ़ा। ठीक है, BeCl2 तो तुमने देखा कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर शो करता था, है ना? Be, फिर ये ऐसा आ गया था, फिर ऐसा आ गया था, है ना? फिर ऐसे ही चल रहा था, चेन ऐसे चल रहा था, यही कुछ था ना BeCl2 का। तो मान लो ये कोवेलेंट है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा कौन सा है भाई? फ्लोरीन पे तुम ये देखोगे, इस पे आउटर मोस्ट एक मतलब इस पे 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। बेरिलियम पे कितना है? बेरिलियम हमको पता है 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 और 2। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन में से एक तो इधर कूदा रहा है और एक इधर कूदा रहा है ये। ठीक है, फ्लोरीन is a better non-metal compared to beryllium, we have no doubt about it. Its tendency to attract the electron is much more compared to beryllium. तो जब ये कोवेलेंट बॉन्डिंग में बेरिलियम के साथ आता है, तो ये दोनों, इसने मान लो इसने अपना इलेक्ट्रॉन इधर कुदा दिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन इधर कुदा दिया, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ कौन खींचेगा? फ्लोरीन खींचेगा कि नहीं? इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे कुछ इस टाइप का रहेगा। इट विल मैक्सिमम टाइम्स इट विल रोटेट अराउंड, इट विल रिवॉल्व अराउंड फ्लोरीन। इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल बी, वो फ्लोरीन की तरफ खींच जाएगा, फ्लोरीन इसको अपनी तरफ खींच लेगा, खींच लेगा, इट विल डेवलप पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड इट विल डेवलप पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यही बताया था मैंने जब लास्ट तुम्हारे सेमेस्टर में वो वाला जो रिडॉक्स रिएक्शन वाला जो चैप्टर करा रहा था, उसमें बताया था ना ये पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीडेशन स्टेट का कंसेप्ट बताया था। तो ये वो वाला कंसेप्ट है। तो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, tendency to attract of an element, of an atom to attract shared pair of, शेयर्ड पेयर है पहली बात तो। ये एक इलेक्ट्रॉन इसने इसका कुदा दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने इसका कुदा दिया, तो दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादातर इसके पास में डांस करेंगे और ना कि इसके पास में। वही चीज बोला। तो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन towards itself is electronegativity। और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में मैं जब पढ़ा रहा था तो ये टर्म भी मैंने बताया था, और मैंने ये बोला था, मैंने क्या बोला था कि लेफ्ट से राइट जाते वक्त इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है और ऊपर से नीचे जाते वक्त इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है। लेफ्ट से राइट जाएंगे, ठीक है, लेफ्ट से राइट आप चलिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है। टॉप से बॉटम जाइए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भाई साहब डिक्रीज कर रही है। तो जो सबसे राइट वाला और सबसे ऊपर वाला मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। यस, दैट्स इट, दिस इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब तुम बोलोगे सर राइट में तो ये है। अरे यार, ये नोबल मेटल्स है, इनके ऑक्टेट फिल है, इनको क्या जरूरत है? नोबल मेटल है ये, इनको भूल जाओ तुम। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसी की बात होती है जिसका ऑक्टेट फुल नहीं होता अभी। तो हम खाली यहां से यहीं तक बात कर रहे हैं अभी, ठीक है ना, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में।
तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है, उसके बाद फिर तुम्हारा इसमें और इसमें जंग रहती है ना, क्योंकि यहां से यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है और यहां से यहाँ घट रही है कि नहीं, यहां से यहाँ ये बढ़ रहा है और यहां से यहाँ ये घट रहा है, तो इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज कंपेरेबल है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। परफेक्ट, ये लिखा हुआ है, ठीक है। नॉन मेटल्स हैव हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पीज एंड हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। ऑफ कोर्स भाई साहब ये सारे मेटल्स हैं, ये सारे मेटल्स हैं, नीचे में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे जाकर के कम होती है, तो इसके कम, ये जो नॉन मेटल है इसके कंपैरिजन में ये जो मेटल है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी रहेगी, जो ऊपर में है उसकी ज्यादा रहेगी कि नहीं। तो हेंस प्रूव्ड कि नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है, वैसे भी क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन्स की भूख है, ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन चाहता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नॉन मेटल इज मच ग्रेटर देन दैट ऑफ मेटल्स। ये बात तुम समझ लो, ये है तुम्हारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात, ठीक है कि नहीं, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। Hence, in contrast to metals, these are which readily form cations. Non-metals readily form anions. Non-metals readily क्या form करते हैं, anions, ठीक है कि नहीं। The compounds formed by highly reactive non-metals with highly reactive metals are generally ionic. ठीक है, अब ध्यान से देखना है ना, मेटल्स क्या बनाते हैं, कैटायंस बनाते हैं और नॉन मेटल्स एनायंस बनाते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स, जो हाईली रिएक्टिव होता है, अब देखो दो टाइप के कंपाउंड्स जनरली पढ़ते हैं अपन, होते तो 3-4 टाइप के हैं, आयोनिक कंपाउंड्स, कोवेलेंट कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, है ना। मेटालिक बॉन्डिंग भी अलग टाइप का एक बॉन्डिंग होता है, तो 3 टाइप के मेजर कंपाउंड्स होते हैं। कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स भी होते हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वो 12th में अपन पढ़ेंगे। मेनली जो होते हैं वो 2 टाइप के हैं, आयोनिक एज वेल एज कोवेलेंट कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड्स में क्या होता है, जब हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मतलब हाईली रिएक्टिव मेटल reacts with highly electronegative element, मतलब highly reactive non-metal, जब highly reactive metal reacts with highly reactive non-metal, boom, जो रिएक्शन होगा, ठीक है, वो आयोनिक होगा। आयोनिक कैसे होगा, हाईली रिएक्टिव मेटल ले लो, जैसे कि मान लो सीजियम ले लो, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है और हाईली रिएक्टिव है, आराम से इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए तैयार है। हाईली रिएक्टिव जैसे नॉन मेटल मान लो फ्लोरीन ले लो, तो ये क्या चाहेगा, जैसे क्लोरीन ले लो, अभी साइज भी तो देखना पड़ता है ना, क्लोरीन देख लो, ठीक है। तो इसके पास कितने हैं, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या करेगा, अपना पूरा इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको, तुरंत खटाक तुरंत दे देगा, तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है। तो ये जो जहां पे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसमें क्या आयोनिक बॉन्डिंग होता है कि नहीं, और जहां पे कम रिएक्टिव मेटल है जैसे कि बेरिलियम और कम रिएक्टिव नॉन मेटल है जैसे कि आप पकड़ लो नाइट्रोजन, फॉर एग्जांपल अपन देख लेते हैं नाइट्रोजन को, Be3N2 ऐसा कुछ बनाता था ना, तो इसमें क्या होता था, बेरिलियम और बेरिलियम, ठीक है, कुछ नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता था इस तरीके से कि बेरिलियम और नाइट्रोजन का एक कोवेलेंट बॉन्ड टाइप का कुछ बन रहा है, ठीक है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, ठीक है। उसके बाद कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बना और Be3 मतलब कि ये 3-3 बेरिलियम के साथ ये रिएक्ट कर रहा है, मतलब ठीक है, कुछ इस टाइप का कुछ इनका कुछ अरेंजमेंट है बेसिकली, ठीक है। अब ये Be3N2 जो है बेसिकली, ठीक है, ये बेसिकली किस टाइप का कंपाउंड शो कर रहा है, कोवेलेंट, कोवेलेंट कंपाउंड बना रहा है। क्यों, क्योंकि इट इज लेस रिएक्टिव मेटल इज रिएक्टिंग विद अ लेस रिएक्टिव नॉन मेटल, ठीक है। तो इसके वजह से इनके कोवेलेंट कंपाउंड शो होते हैं, जो कि ये बताना चाह रहा है, ठीक है। द कंपाउंड्स फाउंड बाय हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल विद हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर जनरली आयोनिक बिकॉज ऑफ लार्जर डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, राइट। हाईली रिएक्टिव मेटल की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही घटिया होगी और हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही अच्छी होगी। On the other hand, the compounds formed between non-metals themselves are largely covalent. जो नॉन मेटल के साथ जो कंपाउंड बनाते हैं, नॉन मेटल के साथ भी कंपाउंड बनाते हैं, नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल जो आपस में जो कंपाउंड्स बनाते हैं, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस ज्यादा नहीं होती क्योंकि दोनों ही नॉन मेटल होते हैं, ठीक है। तो उनके जो कंपाउंड्स बनते हैं ना, कोवेलेंट बनते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन भी नॉन मेटल है और ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, तो इसमें क्या भाई कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है कि नहीं, आयोनिक थोड़ी बना है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ी है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है इसमें, ठीक है कि नहीं, राइट।
The changes of non-metallic to metallic character can be best illustrated by the nature of oxides they form, right? अब यहाँ ऊपर में जरा देखना पड़ेगा अपने को कि ये जो है ना, हम तो अभी ग्रुप 13 और ग्रुप 14 की बात करते हैं, है ना? ग्रुप 13 और ग्रुप 14 की बात करते हैं हम लोग। तो ये तो नॉन मेटल्स हैं, तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स टाइप के बनाते हैं ये जब पानी में रिएक्ट करेंगे तो एसिड्स बन जाएंगे, ठीक है। और ये सारे जो नीचे वाले हैं ना, जो हैवियर वाले हैं, ये बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, तो जब ये पानी में रिएक्ट करेंगे इनके ऑक्साइड्स तो बेस बन जाएगा ये। तो ये बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, ये एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। ऊपर वाले नॉन मेटालिक कैरेक्टर शो करते हैं इसलिए एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, हैवियर वाले मेटालिक कैरेक्टर शो करते हैं इसलिए बेसिक ऑक्साइड्स बना देते हैं। ठीक है कि नहीं? ठीक है कि नहीं? ये वही बात है। अब देखते हैं, the change of non-metallic to metallic character can be best illustrated by the nature of oxides they form. The non-metallic oxides are acidic or neutral, whereas metallic oxides are basic in nature. बता दिया मैंने। Non-metallic oxides क्या बनाते हैं? Non-metallic oxides क्या होते हैं? बेसिकली एसिडिक नेचर के होते हैं या फिर न्यूट्रल नेचर के होते हैं। वीक एसिड्स होंगे न्यूट्रल नेचर के, ठीक है। जैसे ही कौन कौन बनाएंगे नॉन मेटालिक? ये बनाएगा, ये बनाएगा, ये बनाएगा, ये बनाएगा, ये बनाएगा, ये बनाएगा, ये सॉरी ये तो मेटल है, ठीक है। ये बनाएगा, ये बनाएगा, है ना? फिर ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा। ये सारे जितने भी नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो भी हैं, ठीक है, ये एसिडिक या न्यूट्रल ऑक्साइड्स बनाएंगे, है ना? लेकिन जो मेटालिक ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक नेचर, क्योंकि ये पानी में मिल करके हाइड्रोक्साइड्स बन जाएंगे जो कि बेस होता है, बेसिक नेचर। जैसे कि ठीक है, कौन बनाएगा? ये बनाएगा, ये बनाएगा, ये बनाएगा, ये बनाएगा, ये बनाएगा, बनाएगा, ये बनाएगा, ये बनाएगा, ये बनाएगा, ये बनाएगा। देख रहे हो सब? ये सारे मेटालिक कैरेक्टर, ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा। जैसे जैसे अपन नीचे जा रहे हैं ना, सब बेसिक ऑक्साइड्स बनाएंगे, मतलब इनके मेटालिक कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। ठीक है कि नहीं? उसके बाद अब देखते हैं, 10 मिनट की क्लास और होगी, ठीक है। 10 या 15 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट, 10 बजे तक क्लास चलेगी, ठीक है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, राइट। तब आगे चलते हैं इसके। द फर्स्ट मेंबर ऑफ पी ब्लॉक डिफर्स फ्रॉम द रिमेनिंग मेंबर्स ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग ग्रुप इन 2 मेजर एस्पेक्ट्स, ठीक है कि नहीं? वही वाली बात हो गई, अनोमलस बिहेवियर बताया था ना, क्योंकि उसकी साइज इतनी छोटी रहती है ना फर्स्ट मेंबर की। देखो पहली बात तो 2 डिफरेंस आते हैं यार, पहली बात तो, ठीक है, इसमें 2 डिफरेंस है। पी ब्लॉक के केस में 2 रीजन है, एस ब्लॉक के केस में तो खाली एक ही रीजन था कि भाई साहब इनकी ना साइज बहुत छोटी थी। इतनी छोटी साइज थी तो मतलब साइज इज टू चार्ज इज टू रेडियस रेशियो भी इनका काफी ज्यादा था, ठीक है। चार्ज इज टू साइज रेशियो जिसको बोलते हैं बहुत ज्यादा होता है, और इनकी साइज बहुत छोटी होती है। इसलिए ना इनके प्रॉपर्टीज ना पूरे के पूरे इनके एलिमेंट से अलग होते हैं और मैच करते हैं डायगोनली अपोजिट वाले के साथ। ये मैच करते हैं डायगोनली अपोजिट वाले के साथ, ठीक है। डायगोनल रिलेशनशिप एंड एनोमलस बिहेवियर। सिमिलरली पी ब्लॉक में भी ऐसा एनोमलस बिहेवियर ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। पी ब्लॉक में भी अपन ऐसा एनोमलस बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। अब ये एनोमलस बिहेवियर 2 वजह के हो सकती है, ड्यू टू 2 रीजंस। पहली बात तो स्मॉल साइज, इनकी साइज छोटी है, साइज छोटी है। चार्ज टू रेडियस रेशियो जो है वो ज्यादा है, ठीक है। इसलिए इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स में। कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो ऊपर वाले रहते हैं ना, उनके प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज और मतलब काफी अलग होते हैं, ठीक है, स्मॉल साइज की वजह से। दूसरा रीजन जो कि अभी तक एस ब्लॉक में नहीं था लेकिन इसमें है, दूसरा रीजन देख लो। ये तुमको पीरियोडिक प्रॉपर्टी अपने आप खुद बता देगा क्या रीजन है। पीरियोडिक प्रॉपर्टी विल टेल यू ऑटोमेटिकली द रीजन। यू सी, एज यू सी, यहां क्या है, इस वाले, जरा हम इस वाले के लिए देखते हैं, है ना, इस वाले के लिए, फर्स्ट वाले एलिमेंट के लिए, जो लाइटर एलिमेंट्स हैं, यहां पे क्योंकि ये सेकेंड शेल में लाई करते हैं तो 2d ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं करता ना। d ऑर्बिटल है इसमें? नहीं है, ठीक है। जरा इसमें देखते हैं, इन वाले एलिमेंट्स के केस में, इनमें भले से d ऑर्बिटल में फिल नहीं हुआ इलेक्ट्रॉन, लेकिन क्योंकि थर्ड शेल में है तो 3d ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है कि नहीं? 3d एग्जिस्ट करता है, हाँ करता है। और इन फोर्थ वाले शेल में तो 4f ऑर्बिटल भी और 4d भी है, 4d भी है, 4f भी और 3d भी है। भले से फिल हुआ हो नहीं हुआ हो, दैट इज नॉट एन इशू। फिल हुआ है, जैसे इसमें तो तुम देख रहे हो फिल हुआ ही है। 3d तो पक्का फिल हो गया है इसमें, है ना। तो दूसरा रीजन तुमको ऑटोमेटिकली समझ में आ गया ना कि इसमें भाई साहब एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल की वजह से भी, एक तो इनका साइज छोटा है, ऊपर से इसमें एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स है, ठीक है।
तो उसकी वजह से भी फर्क पड़ जाता है। तो इन्होंने बताया इट इज इंटरेस्टिंग टू ये द फर्स्ट मेंबर डिफर फर्स्ट इज द साइज एंड अदर प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंड ऑन साइज द लाइटेस्ट p block elements show the same kind of differences as the lightest s block elements that is lithium and beryllium बता दिया। The second important difference which applies only to the p block elements arises from the effect of d orbitals in the valency shell of heavier elements। d block का जो इफेक्ट है इफेक्ट ऑफ d एंड f block heavier elements आओ heavier elements यहाँ पे f block भी भरा है d block भी भर रहा है इन एलिमेंट्स के लिए इन एलिमेंट्स के लिए भी d block भरे हुए हैं इन एलिमेंट्स के लिए भी d block भरे हुए हैं इन एलिमेंट्स तक पहुंचने के लिए इनके प्रीवियस शेल्स में d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भर रहे हैं ऐसे से ऐसे जा रहे हैं ठीक है। तो इनके प्रीवियस शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स भर रहे हैं भरने के नहीं भर गए तो इनमें d ऑर्बिटल का कंसेप्ट आ गया। अब ये अपना स्क्रीनिंग इफेक्ट करना शुरू करेगा। तो अब ये क्या बोल रहा है देखो ठीक है ठीक है। द सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स of the p group starting from boron are restricted to a maximum covalency of 4 right or not। मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी हो सकती है इसकी सेकंड वाले की कितनी हो सकती है इसकी कॉन्फ़िगरेशन बताओ तो जरा इसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी है भाई 2s2 2p1 इसकी कितनी है 2s2 2p2 इसकी कितनी है 2s2 2p3 है कि नहीं। तो 2s2 2p2 है 2s2 2p1 ही वाले को देखते हैं तो इसकी भाई साहब इसकी इलेक्ट्रॉनिक इनके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं इतने ही हो सकते हैं है ना। इनमें कोई d ऑर्बिटल्स हैं इन एलिमेंट्स में d ऑर्बिटल्स खाली है नहीं है क्योंकि सेकेंड शेल में आता है। लेकिन अब आइए नीचे में हैवियर शेल्स में इसमें आ जाओ जरा इसकी बात करते हैं अपन नीचे वाले की। इसमें ये थर्ड शेल में है तो यह है 3s2 3p1 है ना। 3d ऑर्बिटल नॉन फिल्ड है फिल्ड नहीं है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 3d ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करता एग्जिस्ट करता है। वैकेंट 3d ऑर्बिटल्स हैं वैकेंट 3d ऑर्बिटल्स हैं 5 3d ऑर्बिटल्स होते हैं बताया था 3d x स्क्वायर y स्क्वायर 3d xy 3d yz 3d xz 3d z स्क्वायर और 3d x स्क्वायर y स्क्वायर बताया था ना। ये सारी 5 टाइप के 3d ऑर्बिटल्स हो सकते हैं या 5 टाइप के d ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। there are 5 3d orbitals 5 4d orbitals 5 5d orbitals 5 6d orbitals 5 7d orbitals ठीक है। और f orbitals कितने हो सकते हैं 7 हो सकते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर एक बार रिवाइज कर लेना ठीक है। तो अब इसमें 3d ऑर्बिटल का इफेक्ट आ गया कि नहीं। तो इसमें जो खाली 3d ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन घुस सकता है कि नहीं खाली जगह पे जा सकता है इलेक्ट्रॉन कि नहीं। वेन एवर रिक्वायर्ड खाली जगह में इलेक्ट्रॉन घुस जाएगा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बाहर में कुछ इसने देखा खाली जगह भाई घुस जाता हूं घुस जाएगा। इसमें तो है ही नहीं इसमें d ऑर्बिटल है ही नहीं तो कहां घुसेगा। तो इसीलिए इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है या इसकी जो वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट है खाली मतलब उसकी मैक्सिमम वैल्यू ही हो सकती है। लेकिन नीचे में भाई साहब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इसीलिए शो करता है क्योंकि इनमें खाली 3d खाली 4d ऑर्बिटल्स खाली वैकेंट 4f ऑर्बिटल्स 3d ऑर्बिटल्स 4d ऑर्बिटल्स 5f ऑर्बिटल्स 5f ऑर्बिटल्स होते हैं। इन वैकेंट ऑर्बिटल्स की वजह से देयर इज अ टेंडेंसी दैट इलेक्ट्रॉन a new electron from outside can enter into these orbitals hence they can form multiple bonds multiple covalent bonds multiple coordination numbers multiple oxidation states। रीजन समझ में आ गया ठीक है। तो ये बात है। उसके बाद अब देखो the second period of p block elements starting from boron तो restricted है। in contrast third period elements in p group with the electronic configuration 3s2 3pn have the vacant 3d orbitals बोला कि नहीं वैकेंट 3d ऑर्बिटल्स है कि नहीं इसमें दे हैव वैकेंट 3d ऑर्बिटल्स ठीक है। लाइंग बिटवीन 3p एंड 4s लेवल ऑफ एनर्जी है कि नहीं वैकेंट 3d ऑर्बिटल्स है। यूजिंग दीज 3d ऑर्बिटल्स द थर्ड पीरियड एलिमेंट्स कैन एक्सपांड द कोवैलेंसी बियॉन्ड 4 है कि नहीं है कि नहीं। बोरॉन में देखो बोरॉन और कार्बन की जैसे अपन बात कर रहे थे इसकी वैलेंसी कितनी हो सकती है 3 ही हो सकती है क्योंकि इसमें 2s2 2p1 है 2s2 2p2 है तो इसकी 4 हो सकती थी वैलेंसी ज्यादा से ज्यादा इसकी 3 हो सकती थी। इस पे आते हैं जरा ये 3s2 3p1 है लेकिन 3d खाली है यहाँ पे सिलिकॉन में 3s2 3p2 है लेकिन 3d खाली है। इसकी वजह से क्या होगा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन 3d में घुस सकता है 3d ऑर्बिटल में अभी भी जगह है भाई साहब जगह है ठीक है। ऑक्टेट का कंसेप्ट छोड़ दो भूल जाओ 10th क्लास तक पढ़ते थे हम लोग
जगह खाली है ना, बस है ना खाली, बस जगह है खाली तो वो ले सकता है, वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है और करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बोरॉन फॉर्म्स ओनली BF4। बोरॉन क्या सिर्फ BF4 फॉर्म कर पा रहा है ना, क्योंकि बोरॉन की मैक्सिमम कितनी है यार, वो ज्यादा से ज्यादा मतलब इस पे BF4 माइनस शो कर सकता है, BF3 शो कर सकता है, क्योंकि 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में, है ना। और अगर एक और फ्लोरीन आ जाएगा तो F माइनस ऐड कर देगा तो अपना इलेक्ट्रॉन कुदा देगा, तो BF4 जो बनेगा, BF, F, F और F, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन तो इसके चले गए बोरॉन के, और चौथा तो F माइनस वाला एक इलेक्ट्रॉन खुद ही कुदा देगा ये, तो इस टाइप से BF4 माइनस बन रहा है ना। तो इसका मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं, 4, ठीक है। लेकिन एल्यूमिनियम कितने बना सकता है, एल्यूमिनियम के पास भी तो भाई साहब, एल्यूमिनियम और बोरॉन में कोई डिफरेंस है क्या, एल्यूमिनियम में भी तो 3s2 3p2 है, 3p1 है, इसमें भी 3 ही वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये AlCl3 6 कैसे, AlF6 कैसे बना रहा है भाई, Al F F F F F F कैसे बन गया AlF6, AlF6 क्यों बना, कैसे बन गया, ठीक है। इसके पास तो 3 ही इलेक्ट्रॉन है, 3 कुदा दिया इसने, आजा इधर, बाकी 3 कहां से आए, फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन ने डबल कुदा दिए इसमें बॉन्ड में। तो अब जब कूदा ये, तो अब ये कूद क्यों पाया, पहली बात क्योंकि इसमें वैकेंट 3D ऑर्बिटल्स थे ना एल्यूमिनियम के पास, वैकेंट 3D थे, वैकेंट 3D ऑर्बिटल्स थे, तो कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन इसने इसी में एडजस्ट कर लिया, आ जा तू घुस जा भाई, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें एडजस्ट कर लिया, आ सकते हैं, मतलब हालांकि वो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, शेयरिंग है। शेयरिंग मतलब कभी यहाँ कभी वहां, कभी यहाँ कभी वहां, इधर उधर कर रहा है ना। ज्यादातर तो फ्लोरीन के आसपास ही रहे क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन कभी कभी एल्यूमिनियम के आसपास भी रह सकता है। तो जब एल्यूमिनियम के पास आएगा तो उसके वैकेंट 3D ऑर्बिटल्स के आसपास रहेगा वो, राइट। तो इसीलिए ये कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 हो गया, 6 हो गया कि नहीं, 6 बॉन्ड्स है ना इसमें, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर मैक्सिमम 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब जितने बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है वो, जितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स या कोवेलेंट बॉन्ड्स बना सकता है, टोटल 4 बॉन्ड्स बन रहे हैं, मतलब जिसमें कि 3 तो कोवेलेंट और एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, ठीक है, एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, और इसमें क्या है, 3 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स है और 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स है, तो टोटल कोऑर्डिनेशन मतलब इसका नंबर 6 हो जाएगा इसमें, है ना। वैकेंट 3D ऑर्बिटल्स, अब देखो कितना ब्यूटीफुल है ये केमिस्ट्री, कि इसने तुमको हर चीज का आंसर दिया। ये जो ऑर्बिटल का कंसेप्ट है कि एल्यूमिनियम भले से इसके पास सिर्फ 3 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन फिर भी 6 बॉन्ड बना सकता है ये, क्यों, वैकेंट 3D ऑर्बिटल, रीजन मिल गया कि नहीं। There is nothing in chemistry which does not have a reason. Everything has a reason and can be beautifully explained. The presence of these 3D orbitals influences the chemistry of heavier elements in a number of other ways. The combined effect of size and availability of d orbitals, the combined effect of size and availability of d orbitals considerably influence the ability of these elements to form the pi bonds. Pi bonds तो बताया था, ठीक है, नहीं अगर तो हम लोग जब केमिकल बॉन्डिंग का जब मैं वीडियो डालूंगा, ठीक है, क्योंकि वो भी आप लोगों के लिए जरूरी है, उसका मैं रिकॉर्डेड वीडियो जब भी डालूंगा उस वाले चैप्टर का, तो उसमें पाई बॉन्ड्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है। जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं जनरली पाई बॉन्ड्स बनाते हैं, ठीक है। तो 2 टाइप के 3 मतलब एक तो सिंगल बॉन्ड्स भी बना सकता है वो, डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, क्वाड्रिपल बॉन्ड जनरली एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है ना। तो अभी देखो कि पाई बॉन्ड्स कैसे बना रहा है, ठीक है। जो लाइटर एलिमेंट्स हैं, अब तुम खाली सुन लो, पहले सुन लो, उसके बाद मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। यहां तक हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद देन क्लास विल बी ओवर, यहां तक हम लोग पढ़ेंगे इस पेज तक 11.1 से पहले तक, ठीक है। तो उससे पहले थोड़ा सा पेशेंटली बस सुन लो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। जो लाइटर एलिमेंट्स हैं, जैसे कि तुम्हारा कार्बन है कि नहीं, कार्बन देख लो और बोरॉन देख लो, है कि नहीं, कार्बन और बोरॉन। तो कार्बन और बोरॉन के केस में इनमें डी ऑर्बिटल्स तो है नहीं, इसमें खाली p ऑर्बिटल्स और s ऑर्बिटल्स है, 2p और 2s ऑर्बिटल्स है ना, है कि नहीं। तो इनमें जो पाई बॉन्ड बनेगा, जैसे कार्बन का कार्बन के साथ जो पाई बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, कार्बन का कार्बन के साथ जो बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड बने, डबल बॉन्ड बने, है कि नहीं, चाहे दूसरे के साथ बने, जैसे कि ऑक्सीजन के साथ भी बन सकता है, ठीक है। तो वो बॉन्ड क्या बनेगा, पी पाई बॉन्ड बनेगा। पी पाई मतलब कि p ऑर्बिटल्स का बॉन्ड, p ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड में, तो इसको पी पाई बोलेंगे। ऑक्सीजन में भी तो कौन सा ऑर्बिटल, ऑक्सीजन में कितना रहता है, इसका ऑक्सीजन का क्या होता है जी, 1s2 2s2
2p है, 2p6, जो p6 होता है 2p4 होता है ऑक्सीजन, ठीक है, 1s2 2s2 2p4, ठीक है। इसमें भी तो 2p ऑर्बिटल में है ना इलेक्ट्रॉन, तो इसका अगर 2p का ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन कार्बन, जरा हम लोग देख लेते हैं इसको, कार्बन और इसको एक बार बना करके ही देख लेते हैं, ठीक है, एक बार बना के देख लेते हैं। ये देखो तुम्हारे पास कार्बन है 1s2 2s2 2p2, ठीक है, ऑक्सीजन है 1s2 2s2 2p4, ठीक है। तो कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। कार्बन के पास 4 ही इलेक्ट्रॉन्स थे, तो उसने एक इधर कुदा दिया, एक इधर कुदा दिया, एक इधर कुदा दिया, एक उधर कुदा दिया। ऑक्सीजन के पास 6 थे, तो 4 तो उसने इधर रहने दिया, एक इधर कुदा दिया और एक इधर कुदा दिया। उसी तरीके से एक इसने इधर कुदा दिया और एक इधर कुदा दिया। तो कौन कौन से ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन कुदाए हैं इसने तो जो इसने 4 जो कार्बन ने जो कुदाए हैं, इसने 2 इलेक्ट्रॉन s वाले कुदाए और 2 p वाले कुदाए। तो एक जो बॉन्ड बना, एक जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड बना, वो sp बॉन्ड बना, इसका s ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन कूदा, ठीक है। अब इसका भी s ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन कूदा, लेकिन इसमें तो p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन कूद गया ना, और इसमें p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन कूद गया, कार्बन के रिस्पेक्ट में मैं देख रहा हूं, ठीक है। अब जरा ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में आओ जरा। ऑक्सीजन में इसका कौन सा वाला सिर्फ p ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन कूदा कि नहीं? सिर्फ p वाला जो 2p4 है, इसमें 4 थे तो सिर्फ 2 को कुदाया इसने, तो इसका p वाला कूदा कि नहीं? और इसका भी p वाला कूदा, इसमें भी इसका p वाला कूदा और इसमें भी इसका p वाला कूदा। तो ये जो बाबू ये जो बॉन्ड बना, ये p पाई बॉन्ड बना कि नहीं? p पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड p पाई, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड बना, ये भी पाई बॉन्ड बना, p पाई बॉन्ड बना कि नहीं? तो इस बॉन्ड को मैं क्या लिख रहा हूं? ये बॉन्ड बना तुम्हारा p पाई बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड बना? ये भी p पाई बॉन्ड, ठीक है। ये कौन सा बना? p पाई s पाई बॉन्ड बन गया। ये हालांकि ये s और p वाला पाई बन गया और ये s और p वाला बन गया, है ना। तो या तो फिर s और p का बॉन्ड बना सकता है, फिर p पाई बॉन्ड बना सकता है कि नहीं? लेकिन चीजें डिफरेंट हो जाएंगी जब एल्यूमिनियम और जो हेवियर एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि उनमें d ऑर्बिटल्स भी आ सकते हैं। तो अब वो d पाई बॉन्ड भी बना सकता है। उनका d ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन अगर उठा लोगे तो d पाई, और किसी दूसरे का p ऑर्बिटल का होगा d पाई बॉन्ड्स भी पॉसिबल है कि नहीं? d पाई बॉन्ड्स भी पॉसिबल है कि नहीं? फॉर हेवियर एलिमेंट्स काहे? क्योंकि सिंस उनमें 3d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3d ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स भी कोवेलेंट बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं, इसको लिख लो, करते हैं, ठीक है। लाइटर एलिमेंट जैसे कि कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है कि नहीं? इनमें क्या होता है? सिर्फ p पाई बॉन्डिंग होती है। लेकिन जो हैवियर एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उन केस में जैसे कि ये सारे हैं भाई साहब, ये सिलिकॉन, फास्फोरस, गैलियम, जर्मेनियम, जैसे कि एल्यूमिनियम ले लो, गैलियम ले लो, सिलिकॉन ले लो, फास्फोरस ले लो, ईटीसी, फास्फोरस को हटा दो, ठीक है, ईटीसी, जर्मेनियम ले लो, है ना। इनमें क्या है? इनके p ऑर्बिटल्स वाले इलेक्ट्रॉन्स भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि इनमें होता ही है, तुम देख सकते हो। जैसे गैलियम वैलियम में तो तुम देख ही रहे हो 3d ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन्स फील्ड हैं इसके, जर्मेनियम में भी देख रहे हो 3d में भी इलेक्ट्रॉन्स फील्ड है। तो इनके 3d ऑर्बिटल्स वाले इलेक्ट्रॉन्स अगर बॉन्ड में फॉर्मेशन करेंगे तो d पाई बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, d पाई भी फॉर्म कर सकते हैं। और अगर दूसरे के साथ फॉर्म करें तो मान लो ये ऑक्सीजन के साथ फॉर्म करना है, मान लो कार्बन, इसको तुम्हारे जर्मेनियम को या सिलिकॉन को मान लो ऑक्सीजन के साथ फॉर्म करना है, तो सिलिकॉन का 3d ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का 2p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन मैच कर देगा, तो ये d पाई बॉन्ड बन जाएगा कि नहीं? ठीक है। और अगर मान लो तुमको मान लो 2 सिलिकॉन को आपस में मर्ज करना है, सिलिकॉन और सिलिकॉन को, ठीक है, तो इसका d ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन, इसका d ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्ड फॉर्मेशन कर देगा, तो ये d पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा कि नहीं? तो d पाई भी बना सकते हैं, d पाई भी बना सकते हैं, ऑफ कोर्स p पाई तो बना ही सकते हैं। इनके p ऑर्बिटल्स के भी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि है तो p ब्लॉक एलिमेंट्स, तो p पाई भी बॉन्ड्स फॉर्म हो सकते हैं, तीनों टाइप के बॉन्ड्स फॉर्म हो सकते हैं इसमें, है ना। d पाई और d पाई क्यों फॉर्म हो रहा है?
क्योंकि इनमें डी ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो वो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की बोलेगा भाई तू बॉन्ड में कूद जा, तू कोवेलेंट बॉन्ड में कूद जा, ठीक है। लेकिन इनके पास थोड़ी है, लाइटर एलिमेंट्स के पास है क्या कुछ? लाइटर एलिमेंट्स के पास डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या? नो डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, नो डी ऑर्बिटल एग्जिस्ट। तो जब डी ऑर्बिटल है नहीं तो सिर्फ पी ऑर्बिटल होता है, तो पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को कुदाएगा वो बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो पी पी ऑर्बिटल फॉर्म करता है। वही चीज इसमें लिखी गई है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है? द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ साइज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, the first member of a group differs from the heavier members in the ability to form p pi multiple bonds। मल्टीपल बॉन्ड्स मतलब कि जो लाइटर एलिमेंट्स है ना, वो सिंगल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है, डबल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है, क्वाड्रिपल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है, आपस में नहीं, दूसरे के साथ मल्टीपल बॉन्ड्स। लेकिन हेवियर एलिमेंट जनरली सिंगल बॉन्ड्स या मैक्सिमम टू मैक्सिमम डबल बॉन्ड्स प्रीफर करते हैं। एग्जांपल कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एंड नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं? कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड भी हो सकता है, पी पाई। नाइट्रोजन नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड होता ही है। N2 में, N2 मॉलिक्यूल में क्या होता है? नाइट्रोजन नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड होता है, पी पाई, 3 बॉन्ड्स होते हैं इसमें, ठीक है। अब कैसे होता है वो तुमको मालूम ही है, जानना है तो देख लो। नाइट्रोजन में कितने 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका आउटर मोस्ट शेल में होते हैं कि नहीं, ठीक है ना? 1 2 3 4 5। और इसमें नाइट्रोजन में कितने होते हैं? 1 2 3 4 5। तो ये तो कुदा देगा इसको बॉन्ड में, 2 ऑर्बिटल तो यहीं कूद जाएगा, एक और कुदा देगा, ये एक और बॉन्ड फॉर्म कर देगा, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करता है यार ये, तब जाकर के इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ठीक है। तो 3 पी पाई हो सकता है। अच्छा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन भी बना सकता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। कार्बन 4 बार आपस में कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म नहीं करता, ये थर्मोडायनेमिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। और दूसरे के साथ भी फॉर्म कर सकता है। एंड टू अदर रो एलिमेंट्स, एग्जांपल कार्बन, अगर मान लो कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, यस इट कैन फॉर्म। कार्बन नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड भी फॉर्म करता है और कर सकता है। भोपाल गैस ट्रेजेडी में हाइड्रो तुम्हारा वो जो सियानेट करके जो वो था ना, उसका भोपाल गैस ट्रेजेडी के केस में मिथाइल आइसोसियानेट, तो उसमें यही वाला जो होता है ना, ये सी ट्रिपल बॉन्ड एन, यही वाला मतलब इट वाज वन ऑफ द बॉन्ड्स ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल मिथाइल आइसोसियानेट, और यही हाईली टॉक्सिक था जो कि एयर में रिलीज हो गया था और 10,000 लोग इंस्टेंटली मर गए थे। इंस्टेंटली विद इन 2 days 10,000 पीपल डाइड इन 1984 ड्यूरिंग, आप पढ़ रहे ना, मध्य प्रदेश में जो गैस का हादसा हुआ था, मिथाइल आइसोसियानेट का जो हादसा हुआ था, इट इज वर्स्ट डिजास्टर इन द वर्ल्ड, इट इज कंसिडर्ड। तो एक साथ 10,000 लोग मरे थे उसमें, ठीक है, इतना बुरा कहीं भी नहीं हुआ था, ठीक है। तो यही है, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड दिखा दिया। दिस टाइप ऑफ पाई बॉन्डिंग इज नॉट पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग फॉर द हेवियर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इट इज नॉट पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग फॉर द heavier p block elements. The heavier elements do form pi bonds, but this involves d orbitals d pi p pi, ठीक है। अब ये डबल मल्टीपल बॉन्डिंग जो होता है ना, हेवियर एलिमेंट्स में नहीं होता, वो जनरली सिंगल बॉन्ड प्रीफर करते हैं, ठीक है। और हेवियर एलिमेंट्स जो पी पाई बॉन्ड्स नहीं बनाते, वो डी पाई बॉन्ड्स बनाते हैं, या फिर डी पाई बनाएंगे या फिर डी पाई बनाएंगे। क्यों? क्योंकि अपने डी ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं कि तू बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर, चाहे दूसरा अगर एलिमेंट है तो उसके पी ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन, इसका डी ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉन, तो डी पाई बॉन्ड बना दिया। अगर इसने एक हेवियर एलिमेंट दूसरे हेवियर एलिमेंट के दोनों के 3d ऑर्बिटल्स या डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो डी पाई बॉन्ड बन गया, डी पाई पी पाई, ठीक है, हेवियर। और ये मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं बनाते हैं, ठीक है। एज द डी ऑर्बिटल्स आर ऑफ हायर एनर्जी देन द पी ऑर्बिटल्स, ठीक है। डी ऑर्बिटल्स का हमको पता ही, n+l रूल जो हम लोगों ने पढ़ा था, n+n रूल, अफबॉज रूल, हाउंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है, ये सब रूल जो हमने पढ़े थे, उसका यहां पर अब रूल आ रहा है कि नहीं? तो ये बोल रहा है, एज द डी ऑर्बिटल्स आर ऑफ हायर एनर्जी देन द पी ऑर्बिटल्स, they contribute to the overall stability, they contribute less to the overall stability of p pi than does the p pi bonding of the second row elements। अब ध्यान से इस चीज को जान लो, नीचे ही लिख देता हूं, ठीक है, आई एम राइटिंग इट डाउन, ठीक है, देख लो, ठीक है। n+l रूल के हिसाब से एनर्जी ऑफ s ऑर्बिटल is greater than that of p orbital, is greater than that of d orbital, is greater than that of f orbital for the same shell, for the same shell। तो जिसकी ज्यादा एनर्जी होती है ना, उसकी कम स्टेबिलिटी होती है। मोर द एनर्जी लेसर
इज द ऑर्बिटल स्टेबिलिटी। ऑर्बिटल स्टेबिलिटी, जब ऑर्बिटल या इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी उस पर्टिकुलर ऑर्बिटल में अगर कम है, क्योंकि ज्यादा एनर्जी है उस पर्टिकुलर ऑर्बिटल की, तो उसकी स्टेबिलिटी कम है, तो वो अब क्या करेगा, कम स्टेबिलिटी वाला, ठीक है, वो कम स्टेबिलिटी वाला एक तो मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने की कोशिश ही नहीं करेगा, वो सिंगल ही बॉन्ड्स बनाएगा, ठीक है कि नहीं, है कि नहीं। और दूसरी बात, ठीक है, अब पी पाई जैसे बॉन्डिंग है कि मल्टीपल बॉन्ड्स क्यों नहीं बना सकता है वो, तुम देखो, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड्स क्यों नहीं बना सकता, जैसे डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है, मान लो तुम्हारा फॉर एग्जांपल हमने ले लिया सिलिकॉन का डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन ले लिया, फिर हमने क्या कहा कि भाई साहब जैसे कि वो ऑक्सीजन के साथ मिक्स कर रहा है, उसका पी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है, तो इसने एक बॉन्ड फॉर्म किया, तो ये डी पी पाई बॉन्डिंग है, डी पी पाई बॉन्ड है ये, ठीक है। लेकिन इसमें जो डी ऑर्बिटल वाला जो सिलिकॉन है ना, डी ऑर्बिटल, इट कंट्रीब्यूट्स लेस टू द बॉन्ड स्टेबिलिटी के लिए कम कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा है और इसकी स्टेबिलिटी कम है, ठीक है, इसीलिए मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं बना सकते। तुमने कभी सुना नहीं होगा डी पाई के डबल बॉन्ड्स बन रहे हैं, ठीक है, लेकिन पी पाई के तो बन रहे थे, देखो ना, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, देखा कि नहीं, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो मल्टीपल बॉन्ड्स बन रहे हैं कि नहीं। मल्टीपल बॉन्ड्स काहे बन सकते हैं पी पाई के केस में, पी पाई क्यों हो सकता है, क्योंकि पी ऑर्बिटल की ना एनर्जी कम होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो वो एक के बाद एक मल्टीपल बॉन्ड्स भी बना सकता है अपने कंपाउंड में। लेकिन डी ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, क्योंकि डी ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है, तो वो ना एक ही सिंगल ही बॉन्ड्स प्रीफर करते हैं, ये बताने की कोशिश करी जा रही है, ठीक है। अब देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मैंने पहले ही बता दिया कि जितने बॉन्ड्स हैं उतना उसका ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है। हाउएवर द कोऑर्डिनेशन, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर तो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका जो वैलेंसी है, मैं कोऑर्डिनेशन नंबर, जैसे AlCl3 अभी दिखाया था ना, AlF6, तो इसमें 6 ऑक्सीडेशन, इसका 6 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 6 टाइप के बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है एल्यूमिनियम, क्यों, क्योंकि वैकेंट 3d ऑर्बिटल में इसने 2 इलेक्ट्रॉन घुसेड़ दिए या 3 इलेक्ट्रॉन घुसेड़ दिए। अब ये BF4 क्या कर रहा है, इसमें तो वैकेंट बोरॉन में तो है ही नहीं, बोरॉन में तो वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं, तो फिल कर ही नहीं सकता, तो इसकी मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही है, इट इज लिमिटेड टू 4, इसमें इट कैन एक्सटेंड बियॉन्ड 4, ये वही चीज है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का जरा देखो, however the coordination number in the species of heavier elements may be higher than the first element than the lighter elements for the same oxidation state। for example, अपन ने जो बात की थी बोरॉन और एल्यूमिनियम की जो हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है, इनकी भाई साहब बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इसकी, ये है 2s2 2p1 है और ये 3s2 3p1 है, तो इनकी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 3 है, +3 है इनकी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट या मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। तो मैक्सिमम पॉसिबल भाई साहब 3 है ना, फिर भी इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर ये BF4 माइनस जो है ये सिर्फ 4 कोऑर्डिनेशन, इसका जो तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नंबर ये 4 शो कर सकता है, और एल्यूमिनियम 6 शो कर रहा है ना, क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल्स में अपने आने दे रहा है, ये वही चीज बताने की कोशिश कर रहा है। तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो दोनों की सेम है, इन दोनों की तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो सेम है ना, +3 है जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है, फिर भी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर मैक्सिमम 4 है और इसका 6, ऐसा कैसे, ड्यू टू डी ऑर्बिटल्स, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को घुसेड़ सकता है ये, ठीक है। इसी तरीके से अब तुम ये देखो ना, हम लोगों ने तो अभी तक बात की थी यार इतना कि ऑक्टेट कंप्लीट होगा, ऑक्टेट चाहिए, ये देखो सल्फर पे कितना होता है इसका, सिर्फ इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास आउटर ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अगर तुम इसका देखोगे सल्फर का, तो इसका है 3s2 3p4 होता है, देखते सल्फर का केस है ना, 3s2 3p4 होता है कि नहीं, सल्फर में होता है कि नहीं, ठीक है। तो इसको खाली 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट, सो कॉल्ड ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए ऑक्टेट में, आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है। लेकिन ये फिर भी H2SO4 में किस टाइप का बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, देखो जरा, कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है ये, कितने इलेक्ट्रॉन्स को गुदा रहा है ये, 1 इलेक्ट्रॉन को गुदा दिया, 2 सल्फर की बात कर रहे हैं अपन, तो सल्फर ने कितने इलेक्ट्रॉन को गुदाया, एक इधर गुदा दिया बॉन्ड में, एक इधर,
ठीक है, एक इधर कुदा दिया, एक इधर और एक इधर। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, 6 बॉन्ड्स है। इसने 6 इलेक्ट्रॉन्स कुदा दिए, 6 के 6 कुदा दिए इसने, 6 के 6 कुदा दिए। तो 3s2 3p4 के बाद इसको अब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में, मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में अब 6 इलेक्ट्रॉन तो थे ही पहले से, प्लस 6 और आ गए, 12 हो गए। इसका ऑक्टेट के लिए 8 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, बाकी 4 को कहां घुसाएगा ये? बाकी 4 कहां चले जाएंगे? इसके वैकेंट 3D में जाएंगे, वैकेंट 3D ऑर्बिटल्स में, वैकेंट 3D ऑर्बिटल ऑफ सल्फर में घुस जाएंगे। ये 3D ऑर्बिटल ऐसे थे, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स थे, तो 4 इलेक्ट्रॉन को, बाकी जो 4 है ना, 8 से तो इसका पेट भर गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। बाकी 4 जो इसने जबरदस्ती घुसा लिए हैं उसको इधर डाल देगा, 1 2 3 4 3D ऑर्बिटल में वैकेंट में घुस जाएंगे। आप समझ में आ गया होगा तुमको मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। जब भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर, इसका इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इसका देखो, 1 2 3 4 5 6 होता है इसका, ठीक है। उससे भी ज्यादा भी होता है, कभी कभी किसी किसी केसेस में ना 8 भी होता है सल्फर में, ठीक है। तो वही बोल रहा है, जैसे कि नाइट्रोजन और तुम्हारा फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस को जरा एक बार हम ऑब्जर्व करते हैं ना, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस को देखते हैं। तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के केस में, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के केस में हम क्या देख पा रहे हैं कि नाइट्रोजन का और फॉस्फोरस का, दोनों के केस में इसका ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, यस और नो, राइट। इसका ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। ये इसका होता है 2s2 2p3 और इसका होता है 3s2 3p3, तो +5 है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। यट नाइट्रोजन का कोऑर्डिनेशन नंबर और फॉस्फोरस के कोऑर्डिनेशन नंबर में तुम फर्क देखोगे, देख लो जरा। नाइट्रोजन मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 शो कर सकता है NO3 माइनस में, NO3 माइनस में 3 कोऑर्डिनेशन नंबर शो कर सकता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, ठीक है। ऐसा NO3 माइनस, ये O माइनस है, तो NO3 माइनस ऐसा शो कर सकता है ये, ठीक है। लेकिन फॉस्फोरस कितना शो कर रहा है? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 3 कोऑर्डिनेशन है। इसमें पाई बॉन्ड्स है, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन में भी तुम्हारा, नाइट्रोजन में क्या होता है, 2p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं, ऑक्सीजन में भी 2p ऑर्बिटल होते हैं, तो इनका क्या p पाई बॉन्ड होगा कि नहीं? p पाई बॉन्ड होगा। लेकिन PO4 3- में 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स होते हैं। अब PO4 3- का केस जरा देख लेते हैं। PO4 3- कैसा होता है? फॉस्फेट तो तुमने सुना ही था ना, PO4 3- सुना था कि नहीं? ठीक है, तो फॉस्फोरस के साथ, ठीक है, इसमें भी तो वही है ना यार, फॉस्फोरस में भी तो 3s2 3p3 है, इसमें भी तो 5 ही है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन ये ऑक्सीजन के साथ कैसे कैसे लग रहा है देखो, ठीक है। ऐसा कुछ इस टाइप का है। एक के साथ तो डबल बॉन्ड भी फॉर्म करता है, बाकी ये माइनस है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, 3 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होते हैं PO4 3- आयन में। मैंने अप्रोक्सीमेट बनाया है, ठीक है। 3 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स होते हैं और एक डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। अब इसमें ना तुम देखोगे कि इसका तो भाई साहब, ऑक्सीजन का तो खाली p ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है। लेकिन इसके भाई साहब, इसमें p ऑर्बिटल से भी जाएगा और इसमें d ऑर्बिटल, वैकेंट d ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन को घुसा लेगा ये, ठीक है। तो d ऑर्बिटल का भी इलेक्ट्रॉन घुसाएगा, p का भी घुसाएगा। तो इसमें किस किस टाइप के बॉन्ड्स बन रहे हैं? p पाई तो बन ही रहे हैं, p पाई फॉस्फोरस का p ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल। लेकिन इसमें फॉस्फोरस का d ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व हो रहा है और ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल, तो d पाई p पाई भी बॉन्ड हो रहा है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ गया कि नहीं? ठीक है, ये कुछ इस टाइप से बता रहा है, ठीक है। ये s इलेक्ट्रॉन को भी इन्वॉल्व कर रहा है, p को भी इन्वॉल्व कर रहा है, d को भी इन्वॉल्व कर रहा है पाई बॉन्ड में, ठीक है। इन दिस यूनिट वी शैल स्टडी द केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप 13 एंड 14 एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो अभी तक के लिए इतना ही। अब कल हम लोग पढ़ेंगे इसका, और कुछ कुछ हो सकता है मैं यहाँ तक डाल दूंगा, ठीक है। मैं बता देता हूँ इनके ना, एटॉमिक रेडिया, आयोनाइजेशन, एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिजिकल प्रॉपर्टीज और ये टेबल, यहाँ तक तो मैं आज वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है, ताकि फिर टाइम भी बच जाएगा और ये तुम रिकॉर्डेड देख सकते हो। और कल की 1:30 बजे की क्लास में हम लोग सीधे वी विल अटैक टू द केमिकल प्रॉपर्टीज। हम लोग इनके केमिकल प्रॉपर्टीज डायरेक्टली स्टार्ट कर देंगे, और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी कुछ कुछ चीजें कटी हुई हैं, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो जो जो कटे हुए उसको ना करके हम लोग सीधे सीधे जो सिलेबस में है उसके केमिकल प्रॉपर्टीज करके देन विल प्रोसीड टू ग्रुप 14 एलिमेंट्स, ठीक है। अब आप लोग जा सकते हैं।